नमस्कार दोस्तों, हमारा लक्ष्य है बिहार स्नातक स्तरीय सीजीएल और इंटर स्तरीय एसएससी परीक्षा में सफलता पाना। इस सीरीज में मैं आपको जनरल स्टडीज के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक एक एक करके बिल्कुल परीक्षा के अनुसार करवाऊंगा। यदि आपने इस पूरी सीरीज को सही तरीके से पढ़ लिया तो आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक के वे महत्वपूर्ण तथ्य जहां से परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एग्जैक्ट आप डेट याद रखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब स्थान भी याद रखना ज़रूरी है, मतलब स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह मुंबई में, और मुंबई में कहाँ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछेगा इसका संस्थापक कौन था, तो इस कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। एओ ह्यूम एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। अब जब कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय वायसराय कौन था, तो इसका भी नाम आप याद रखेंगे कि उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। मतलब कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए, भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण देना और भारतीयों में एकता लाना। मतलब शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य सीधे स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि राजनीतिक जागरूकता और एकता को बढ़ाना था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नामकरण। मतलब कांग्रेस का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा इनका नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। आप एक पॉइंट आप पहले समझ लीजिए कि इसका प्रारंभिक नाम, मतलब कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ जो नाम था यह किसने दिया था, तो इस नाम को एओ ह्यूम ने दिया था। मतलब 1884 में एओ ह्यूम द्वारा इस संस्था को इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया गया था। जबकि दिसंबर 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो मतलब इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। जबकि कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। मतलब यह नाम एओ ह्यूम के द्वारा दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस से संबंधित प्रथम, मतलब कौन प्रथम अध्यक्ष थे, कौन प्रथम महिला अध्यक्ष थे, इस तरीके के पॉइंट को भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष की कौन बना, चाहे किसको बनाया गया, तो आप कहेंगे डब्ल्यूसी बनर्जी को। मतलब कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी थे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो जॉर्ज यूल को बनाया गया। मतलब शुरुआती समय में आप देखेंगे कि कुछ यूरोपीय उदारवादी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा कदामिनी गांगुली थी। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला, तब आपको याद रहना चाहिए कदामिनी गांगुली थी। नेक्स्ट फैक्ट, प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए, जब आपसे पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट को आप टिक करेंगे। मतलब एनी बेसेंट यूरोपीय महिला थी और यह होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, मतलब प्रथम महिला अध्यक्ष में अगर एक शब्द और लगा दे कि प्रथम भारतीय, प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तब सरोजनी नायडू को। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज़ याद रखिए कि सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
वंदे भारत पहली बार गाया गया कब? तो 1896 में गाया गया था। और यह किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जब कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह सयानी। मतलब 1896 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। मतलब आप ऐसे याद रखिएगा कि 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया और उस समय उस मतलब 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले कुल सदस्य कितने थे? यह भी एग्जाम में आता है। तो कुल 72 मेंबर ने भाग लिया था, याद रखिएगा। मतलब कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 मेंबर शामिल हुए थे। अब परीक्षा फोकस में जो हम लोगों ने ऊपर देखा है ना, उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलकर यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल विभाजन। अब देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तो एग्जैक्ट इसका डेट भी आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखिएगा। मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। कब? तो 20 जुलाई 1905 को। अब देखिए बंगाल को यहाँ मैप में देखिए कि दो पार्ट में बांट दिया गया, एक तरफ पश्चिमी बंगाल, एक तरफ पूर्वी बंगाल, है ना। अब लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को। मतलब घोषणा के बाद 16 अक्टूबर 1905 से यह विभाजन लागू हो गया। अब बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए उद्देश्य को आप जरूर ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और फूट डालो नीति को बढ़ावा देना था। जबकि आम लोगों को अंग्रेजों ने क्या बताया कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका विभाजन कर रहे हैं। मतलब बंगाल को प्रशासनिक बहाने से विभाजित किया गया, जबकि असली उद्देश्य अंग्रेजों का क्या था? मतलब फूट डालना, फूट डालकर अपनी नीति को बढ़ावा देना। मतलब कहीं से भी यह नहीं था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया। तो इतने पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब बंगाल विभाजन के विरोध में और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या क्या हुई, उसके भी कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसके प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग इस आंदोलन की मुख्य पहचान बनी थी। मतलब स्वदेशी, इसको समझिए, स्वदेशी का मतलब स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है, और बहिष्कार मतलब विदेशी जो वस्तुएं थे ना उसको बहिष्कार करना है। मतलब इस आंदोलन का एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था यह। नेक्स्ट पॉइंट, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस और राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। पूछ सकता है कि किस डेट को शोक दिवस या राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया? तो आपको एग्जैक्ट डेट याद रहना चाहिए, 16 अक्टूबर 1905 को। मतलब इस दिन जनता ने बंगाल विभाजन का विरोध किया और एकता के एवज में रक्षाबंधन मनाने का डिसीजन लिया। नेक्स्ट पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब आप ऐसे याद रखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जनता को मतलब एक प्रकार से जागृत करने में और उनके बीच एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। अब देखिए गीत एक था आमार सोनार बंगला। सबसे पहले यही याद रखेंगे कि यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित था। मतलब यह गीत बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को बल मिला। मतलब ऐसे आप याद रखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को इस मतलब बंगाल विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप मतलब बल देने का काम किया गया। मतलब विदेशी शिक्षा के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिए, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो याद रखिए 1911 में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? मतलब जनता, आम जनमानस के दबाव में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा 1911 में। याद रखिएगा। अब वही चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था परीक्षा फोकस में, मतलब घोषणा बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905, लागू 16 अक्टूबर 1905। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। विरोध में क्या किया गया? स्वदेशियों बहिष्कार किया गया और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में किया गया। मतलब हम लोग जो ऊपर पढ़े थे उसी को परीक्षा फोकस शॉर्ट में यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना।
अब देखिए पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, एग्जैक्ट डेट आप याद रखेंगे 30 दिसंबर 1906 को। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, 30 दिसंबर 1906 को एग्जैक्ट याद रखेंगे। और स्थान ढाका, कहाँ किया गया, ढाका में किया गया। इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 30 दिसंबर 1906 को किया गया। और इसके प्रमुख संस्थापक का भी नाम याद रखना है, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब ये मुस्लिम लीग की स्थापना से जुड़े हुए प्रमुख नाम को आपको याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, यह नाम याद रखेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग के, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मतलब शुरुआत में लीग का जो उद्देश्य था ना, वो मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक हितों को सुरक्षित करना था। अब देखिए मुस्लिम लीग से जिन्ना का जुड़ाव कब हुआ, तो मुस्लिम लीग से जिन्ना का जुड़ाव 1913 में हुआ। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना आप देखेंगे बाद में चलकर 1913 में मुस्लिम लीग से जुड़े। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस का विभाजन। देखिए हम लोग इम्पॉर्टेंट मतलब बिंदुओं को कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मतलब टोटल सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट रिवीजन आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो देखिए कांग्रेस का विभाजन 1907। अब देखिए याद रखिए कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। स्थान पूछेगा कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में किस अधिवेशन में हुआ, तो सूरत अधिवेशन में हुआ। अब सूरत अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे, चाहे अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इसी समय आप देखेंगे कांग्रेस दो भागों में बट गया, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। अब पूछता है कि कौन से व्यक्ति गरम दल के नेता थे, कौन से व्यक्ति नरम दल के नेता थे। तो आपको याद रखना है कि गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेताएं शामिल थे। नरम दल में गोखले, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शामिल थे। मतलब आप ऐसे याद रखिए कि इनको गरम दल वाले को इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है और ये तत्काल स्वराज चाहते थे, जबकि नरम दल धीरे धीरे सुधार और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना चाहते थे। पॉइंट को आप याद रखिएगा। मतलब गरम दल बनाम नरम दल, मतलब गरम दल आंदोलनकारी, गरम दल तत्काल स्वराज पसंद करते थे। नरम दल का मानना था कि भाई संवैधानिक मार्ग ही उचित है और धीरे धीरे सुधार के यह पक्षधर थे। इस पॉइंट को भी डिफरेंस आप याद रखेंगे। फिर परीक्षा फोकस ऊपर वाला बिंदु, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका 1906, प्रथम अध्यक्ष आगा खान, सूरत विभाजन कब हुआ 1907 में, मतलब कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अब हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917। डेट आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। मतलब स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बिहार लाए थे। मतलब यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। और राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बिहार आने का इनवाइट मतलब निमंत्रण दिया गया था। अब क्यों यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो किसानों पर तीन कठिया प्रथा का अत्याचार था। याद रखिएगा, 3 कठिया प्रथा का अत्याचार था। मतलब किसानों को भूमि के 3/20 भाग, याद रखिएगा कितना, 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। तो इसको 3 कठिया प्रथा बोला जाता है। अब देखिए 3 कठिया प्रथा, यहाँ समझिए, भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। इसी समस्या को दूर करने के लिए मतलब गांधी जी पहली बार चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए। नेक्स्ट, यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो याद रखिएगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह था। अब इसका मतलब फायदा क्या हुआ, किसानों की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसानों की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची और 3 कठिया जो प्रथा थी वह कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। तो चंपारण सत्याग्रह के इनके मुख्य बिंदुओं को आपको याद रखना है। और परिणाम
जो मैंने बताया कि किसानों को राहत मिली और तिनकठिया प्रथा समाप्ति की, मतलब तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसी समय आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। मतलब पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने मतलब क्या बोलते हैं मतलब गांधी जी को महात्मा किसने बोला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला। इस पॉइंट को याद रखिएगा। परीक्षा फोकस पॉइंट को आप खुद एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, खुदीराम बोस। अब देखिए खुदीराम बोस को फांसी कब मिला, तो देखिए इसमें डेट तो आपको याद रखना ही है कि 1908 में इनको मतलब फांसी दिया गया था। लेकिन ऐसे समझते हैं घटना मुजफ्फरपुर बम कांड। अब देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। लक्ष्य क्या था खुदीराम बोस की, जज किंग्सफोर्ड पर हमला करना। मतलब क्रांतिकारियों का जो लक्ष्य था वह जज किंग्सफोर्ड पर हमला करना था, लेकिन गलती से हमला किसी और पे हो गया। तो जब किसी और पे हमला हो गया तो उसके एवज में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा कब हो गई, डेट याद रखना है। देखिए हम 2D पॉइंट बात कर रहे हैं। पूछेगा कि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया, तो 11 अगस्त 1908 को, याद रखिएगा। उस समय इनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि वह भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में गिने जाते हैं। मतलब भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में गिने जाते हैं। इतने पॉइंट को याद रखना है खुदीराम बोस में। अब नेक्स्ट पॉइंट, गदर पार्टी की स्थापना। अब देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में हुई, याद रखिएगा। स्थान, तो देखिए सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है, यहीं पे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। मतलब गदर पार्टी प्रवासी भारतीयों का क्रांतिकारी संगठन था। किसका था, प्रवासी भारतीयों का। प्रमुख संस्थापक में किनका नाम आता है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। मतलब इनका नाम आप याद रखेंगे कि ये दोनों गदर पार्टी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट लीडर थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। अब देखिए गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो विदेशों में रह रहे भारतीयों के सहयोग से भारत में सशस्त्र क्रांति। मतलब इसका लक्ष्य था हथियार बंद संघर्ष के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, गदर नाम से पत्रिका भी प्रकाशित होती थी। पूछ सकता है कि गदर पार्टी की मतलब गदर जो नाम की पत्रिका थी किसके द्वारा मतलब प्रकाशित किया गया, तो ऑप्शन आता है लाला हरदयाल, तो आप उसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट, यह प्रवासी भारतीयों का क्रांतिकारी संगठन था। मतलब ऐसे समझिए कि गदर नाम से जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, इसमें इसके माध्यम से ना क्रांतिकारी विचारों को ना फैलाने का काम किया जाता था। और यह आम मतलब कह सकते हैं कि यह प्रवासी भारतीय जो बाहर में बसे थे उनका एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। मतलब महत्व इसका क्या हुआ, तो याद रखिएगा इससे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को ना एक प्रकार से बल मिला। पूछ सकता है कि बाहर में जो मतलब प्रवासी भारतीयों को द्वारा जो क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था उसका महत्व क्या था, तो उससे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को ना बड़े पैमाने पर बल मिला। इस पॉइंट को याद रखिएगा। परीक्षा फोकस आप खुद रीड कर लीजिएगा, वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे लखनऊ समझौता से संबंधित, बट उससे पहले आप एक तथ्य याद रखिएगा कि 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। मतलब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं, 1915 में। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि भारत आने के बाद गांधी जी ने पहले जनता की समस्याओं को समझा और फिर सत्याग्रह की नीति अपनाई, और पहला सत्याग्रह उनका 1917 का चंपारण आंदोलन था। अब नेक्स्ट पॉइंट, लखनऊ समझौता। अब देखिए लखनऊ समझौता में क्या याद रखना है, लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 में हुआ। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच महत्वपूर्ण समझौता था। ठीक, अब लखनऊ समझौता जब हुआ 1916 में, चाहे उस समय जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया, तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। मतलब लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का ना पुनर्मिलन हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था, और जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल में जब बट गया था, तो फिर से आप देखेंगे कि सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस का दोनों गुट फिर से साथ आ गया। कब,
1916 में लखनऊ समझौते के तहत। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक समझौता भी लखनऊ समझौता के मतलब लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ। पूछ सकता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन कब हुआ, तो लखनऊ समझौता 1916 में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, मुसलमानों को अलग निर्वाचिका देने पर सहमति भी बनी थी 1916 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब 1909 में जो मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली शुरुआत हुई थी, उसको एक्सेप्ट कांग्रेस ने 1916 में कर लिया था। याद रखिएगा। मतलब ऐसे समझिए कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट, यह कांग्रेस लीग एकता का एक महत्वपूर्ण चरण था। मतलब पूछ सकता है कि कांग्रेस लीग का महत्वपूर्ण चरण, तो लखनऊ अधिवेशन को ना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, बट उससे पहले इसका महत्व याद रखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में इससे एकता और सहयोग बढ़ा। अब देखिए, यदि नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मतलब लीग था, उनमें भी एकता की सहमति बन गई, तो इसका परिणाम क्या होगा, एकता और सहयोग बढ़ेगा ना। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। परीक्षा फोकस को आप खुद रीड करिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इससे संबंधित। अब देखिए, अहमदाबाद मिल जो मजदूर आंदोलन था वह कब हुआ, तो 1918 में। याद रखिएगा। अब देखिए, ऐसे समझिए कि यह गांधी जी का मजदूरों से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मुद्दा क्या था, तो प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। याद रखिएगा, प्लेग बोनस को लेकर मतलब मुद्दा था। मतलब मिल मालिक जो थे ना, वो मजदूरों को बोनस नहीं देना चाहते थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब जो मालिक थे वो बोनस देना नहीं चाहते थे। इसी एवज में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। मतलब नेक्स्ट, गांधी जी ने अनशन और हड़ताल का सहारा लिया। मतलब गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में क्या किया, अनशन और हड़ताल का मतलब एक प्रकार से सहयोग लिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब यह गांधी जी का पहला श्रमिक आंदोलन था। मतलब आप ऐसे याद रखिए कि अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था, मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, आप कह सकते हैं कि गांधी जी के पहले श्रमिक आंदोलन था। मतलब आपसे पूछेगा कि गांधी जी का पहला श्रमिक आंदोलन कौन था, श्रमिक आंदोलन याद रखिएगा, श्रमिक, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, खेरा आंदोलन 1918। अब देखिए, खेरा आंदोलन कब हुआ, डेट तो आपको याद रखना ही है कि 1918 में यह एक किसान आंदोलन था, ठीक ना। अब मुद्दा क्या था, तो ऐसे याद रखिए, अकाल और फसल की क्षति के बावजूद भी लगान वसूली। देखिए, अकाल के कारण ना बड़े पैमाने पर फसल की ना मतलब नुकसान हो गया था, लेकिन खराब फसल के बाद भी अंग्रेज जो सरकार थी ना, वह लगान वसूलना चाहती थी। इसी एवज में खेरा आंदोलन मतलब ना हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कर न देने की सलाह दी। कहा कि कर टैक्स नहीं देना है, और किसानों ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किसानों ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। मतलब गांधी जी ने किसानों को सत्याग्रह के माध्यम से कहा कि कर मत दीजिए। अंततः सरकार ने लगान में राहत दी या माफ़ी दी। मतलब आंदोलन के दबाव में सरकारों ने किसानों को राहत देने का डिसीजन लिया। अंतर आप समझ लीजिए अहमदाबाद आंदोलन और खेरा आंदोलन में। अहमदाबाद एक श्रमिक आंदोलन था, याद रखिएगा, श्रमिक आंदोलन, मजदूर आंदोलन। खेरा आंदोलन था एक किसान आंदोलन। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। परीक्षा फोकस पॉइंट को आप खुद रीड करिए, वही पॉइंट है जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। अब देखिए, एक बार हम लोग ना जो पढ़े हैं उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मतलब डेट वाइज, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत विभाजन हुआ, 1908 में खुदीराम बोस मतलब वो द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड किया गया, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ, और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी हुआ, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ,
और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुआ और 1918 में खेरा आंदोलन भी हुआ। 1901 में रॉलेट एक्ट हुआ। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्या कांड भी हुआ। नेक्स्ट हम लोग और देख लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे कांग्रेस के। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में। गांधी जी का पहला श्रमिक आंदोलन अहमदाबाद में। और काला कानून किसको कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मतलब याद रखिए कि यह सुधार भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत लागू किया गया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब देखिए द्वैध शासन प्रणाली लागू और प्रांतीय विषय दो भागों में बांटा गया। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के तहत लागू किया गया, तो याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। पहला विषय हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए यह प्रावधान मतलब कौन सा 1919 में जो द्वैध शासन प्रणाली लाया गया, यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यह द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। मतलब जो द्वैध शासन प्रणाली 1919 में प्रांतों में लागू किया गया, उसको 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए यह द्वैध शासन प्रणाली क्या है, तो ऐसे समझिए। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधीन था, याद रखिएगा, और आरक्षित विषय गवर्नर के अधीन था। मतलब महत्वपूर्ण विषय अभी भी गवर्नर और अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में था। इतने बातों को आप याद रखेंगे। फिर अब हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन। अब देखिए खिलाफत आंदोलन, अब देखिए इसकी जो अवधि था ना 1919 से 1922 तक का, मतलब तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में मुस्लिमों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया, तो आपको यह जानना चाहिए कि तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में भारत के मुसलमानों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। मतलब भारतीय मुसलमानों ने खलीफा के समर्थन में आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो अली बंधु। अब देखिए अली बंधु किसको कहा जाता था, तो शौकत अली और मोहम्मद अली को ही अली बंधु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। मतलब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं के ही नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन को समर्थन दिया था। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन को एक प्रकार से स्वर्णिम अवसर समझा। नेक्स्ट पॉइंट, बाद में गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व भी सौंप दिया गया। मतलब बाद में चलकर आप देखेंगे कि गांधी जी को ही कहा गया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। अब देखिए इसका महत्व क्या हुआ, तो देखिए इसका महत्व यह हुआ कि यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में सामूहिक एकता का एक प्रकार से इम्पोर्टेंट चरण बना। मतलब आप कह सकते हैं कि एकता में है हमारी शक्ति। मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से सामूहिक एकता की भाव को मतलब पैदा करने का काम किया। वही पॉइंट परीक्षा फोकस में जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है, आप खुद इसको रीड करिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे असहयोग आंदोलन। अब देखिए असहयोग आंदोलन, इसका अवधि क्या था 1920 से 22। अब देखिए प्रस्ताव, ऐसे याद रखिए कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। और यह कलकत्ता अधिवेशन में कब, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। किसका, असहयोग आंदोलन का, याद रखिएगा। नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी पुष्टि हुई। मतलब नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से स्वीकृति देने का काम किया गया। डेट याद रखेंगे, डिफरेंस भी, कि प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया, जबकि इसकी पुष्टि 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेतृत्व असहयोग आंदोलन का किन्होंने किया, तो महात्मा गांधी, आपको याद ही होगा। विशेष, आप देखिए विशेष पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, याद रखिएगा। मतलब यह अंग्रेजी शासन के विरोध का एक प्रकार से प्रतीक था। मतलब यह गांधी जी के नेतृत्व में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन।
अब असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को मतलब इसका प्रारंभ किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को मतलब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। अब समाप्ति 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि गांधी जी ने इसको वापस क्यों ले लिया? तो चौरा चौरी कांड के कारण, मतलब चौरा चौरी में हिंसा होने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए स्मरण रखें, मतलब क्विक रिवीजन जो हम लोगों ने ऊपर देखा वही पॉइंट है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्वराज्य पार्टी 1923। अब देखिए असहयोग आंदोलन की जब वापसी हो गई उसके बाद स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। कब? तो 1923 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मतलब ये दोनों जो नेता थे ना, ये विधानसभा में जाकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना चाहते थे। इसी एवज में आप देखेंगे कि स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था 1923 में। नाम याद रखेंगे, कब हुआ था, स्थान सब याद रखना है। स्थान कहाँ मतलब किया गया? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए उद्देश्य क्या था, हमने आपको बता दिया कि विधानसभा में जाकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब इनका तरीका था कि अंदर जाकर सरकार की नीतियों को ना बाधित करना है, मतलब उसका विरोध करना है। किसका? स्वराज पार्टी का। अब नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो याद रखिए गांधी जी ने पहली और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन के ही, इसीलिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मतलब गांधी जी ने पहली और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। मतलब गांधी जी पूरे जीवन में केवल एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। याद रखिएगा बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। परीक्षा फोकस में वही सब बिंदु आप खुद देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा चलते हैं, साइमन कमीशन। अब देखिए साइमन कमीशन कब? तो 1928। याद रखिए कि मतलब साइमन कमीशन कब आया था भारत में? तो 1928 में। एग्जैक्ट डेट भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को, याद रखिएगा। मतलब ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाया था। पूछ सकता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए। अब साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन थे, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। और इसके सभी मेंबर क्या थे? अंग्रेज थे, मतलब श्वेत थे। कहा भी जाता है श्वेत सदस्य। इसके कोई भी मेंबर भारतीय नहीं थे, याद रखिएगा। मतलब इसके ऑल मेंबर जो थे ना वो पूरी तरीके से अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। इसी कारण भारतीय ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना, मतलब खुद का अपमान समझा। नेक्स्ट, पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा। मतलब यह नारा पूरे भारत में साइमन कमीशन के विरोध का ना एक प्रकार से प्रतीक बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हुए और बाद में इनका निधन हो गया। मतलब लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज हुआ और बाद में देखेंगे कि यही लाठीचार्ज हमारे महत्वपूर्ण नेता लाला लाजपत राय जी का निधन का एक कारण भी साबित हुआ। नेक्स्ट, परीक्षा फोकस आप खुद देख लीजिएगा, वही बात है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928, याद रखेंगे। मतलब भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना। मतलब पहला पॉइंट, यह रिपोर्ट भारत के लिए संविधान का प्रारूप थी जिसे डोमिनियन स्टेटस के उद्देश्य से तैयार किया गया था। मतलब ऐसे समझिए यह रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को यह दिखाने का पहला भारतीय प्रयास था कि हम भारतीय भी अपना संविधान भाई खुद बना सकते हैं, इतना क्षमता हम में है। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट, यह ब्रिटिश सरकार को एक वैकल्पिक संविधान दिखाने का भारतीय प्रयास था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे
कि मतलब हम भारतीय यह दिखाना चाहते थे कि हम भी अपना संविधान बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिपोर्ट में संसदीय शासन, मौलिक अधिकार और संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि यह रिपोर्ट भारतीय संविधान के निर्माण के दिशा में एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस ने इसे स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना। मतलब कांग्रेस ने इसे स्वशासन की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट मतलब गति या दिशा या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट कदम माना, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में, याद रखेंगे। पहला पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदोली क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमि कर में की गई वृद्धि को रोकना था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब यह आंदोलन गुजरात के कहाँ, किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा बारदोली क्षेत्र में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब पटेल जी ने किसानों को संगठित किया और शांतिपूर्ण सत्याग्रह चलाने का काम किया। मतलब किसानों ने कर वृद्धि देने से इनकार कर दिया। अंततः सरकार को कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि किसानों ने संगठित होकर जो ये बढ़ा हुआ कर था, कहा कि भैया हम नहीं देंगे, और आम किसानों के दबाव में सरकार को यह वृद्धि वापस लेनी पड़ी। मतलब यह किसान आंदोलन की एक प्रकार से सबसे बड़ी सफलता आप मान सकते हैं। नेक्स्ट, इस सत्याग्रह की सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। पूछ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह में सफल होने के बाद ही, मतलब वहाँ की महिलाओं के द्वारा मतलब यह उपाधि इनको दिया गया था। परीक्षा फोकस में आप याद रखेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी। चलिए एक बार देख ही लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा कि संविधान का प्रारूप और डोमिनियन स्टेटस का उद्देश्य का टारगेट रखा गया था नेहरू उद्देश्य में। अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने, और ब्रिटिश सरकार को वैकल्पिक संविधान दिखाने का यह भारतीय प्रयास था। मतलब हम भी बना सकते हैं। इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाहौर अधिवेशन। अब देखिए लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1919 में, याद रखिएगा। अब देखिए यह कांग्रेस का बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन माना जाता है। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया। मतलब इस दिन पूर्ण स्वराज्य के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। डेट याद रखेंगे, किस नदी के किनारे, यह भी याद रखेंगे। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। मतलब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को ही अपना अंतिम टारगेट घोषित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस मतलब 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। मतलब 26 जनवरी 1930 को। परीक्षा फोकस, उस पॉइंट को आप खुद रिवीजन करिए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दांडी मार्च 1930। अब ऐसे देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। प्रारंभ है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और 78 सत्याग्रहियों के साथ मतलब यात्रा शुरू की थी। मतलब कह सकते हैं कि गांधी जी ने सीमित साथियों के साथ यह ऐतिहासिक पद यात्रा शुरू की। डेट याद रखेंगे, कितने सत्याग्रही यह भी याद रखेंगे। यात्रा की दूरी कितना था? तो याद रखिएगा कि 240 किलोमीटर नहीं, सॉरी यह गलत हो गया है, 240 मील होना चाहिए। 240 मील होना चाहिए। और यदि किलोमीटर में आपसे पूछेगा तो 385 किलोमीटर। एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा इसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि 240 मील होना चाहिए। 240 मील और किलोमीटर में 385 किलोमीटर, यही होगा। किलोमीटर गलती था, इसे कट कर दीजिएगा। यात्रा अवधि, तो देखिए यात्रा अवधि ना ऐसे समझिए 24 दिन का यह यात्रा अवधि था। डेट भी आप याद रखेंगे कि यह 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। मतलब 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, याद रखिएगा। समापन यहाँ दिया भी है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया, ठीक ना।
पूछ सकता है कि नमक कानून कब तोड़ा गया, तो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया। मतलब नमक आम जनता से जुड़ा हुआ चीज़ था, इसीलिए गांधी जी ने इसे आंदोलन का प्रतीक बनाया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, डेट आपको याद होगा बट देख लीजिए। डांडी मार्च से प्रारंभ हुआ, मतलब डांडी मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश कानून की एक प्रकार से अवज्ञा की गई, मतलब नमक कानून का विरोध इसका प्रमुख प्रतीक था। मतलब इतना याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई, डांडी मार्च से इसकी शुरुआत मानी जाती है, और इसमें जनता ने बिना हिंसा के ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन को ना गांव गांव पहुंचाने का काम किया। नेक्स्ट, आप इसको याद रख लेंगे, मतलब परीक्षा फोकस को आप खुद रीड करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, गांधी इरविन समझौता। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931। अब देखिए, डेट एग्जैक्ट याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। मतलब यह समझौता गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, और कांग्रेस ने इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस ने समझौते के बाद आंदोलन को अस्थायी रूप से वापस ले लिया। अब देखिए, इसमें सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा किया। मतलब इसी समझौते के बाद आप देखेंगे कि कहने का मतलब है सरकार ने हिंसा से जुड़े अपराधों को छोड़कर, याद रखिएगा, हिंसा से जुड़े अपराधों को छोड़कर राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात मान ली सरकार ने। नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलन, यहाँ से भी प्रश्न आता है, इसको भी याद रखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 कहाँ पे किया गया, तो लंदन में। अब इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता उस समय के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिएगा राजा जॉर्ज पंचम ने। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और दलित प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किए थे। याद रखिएगा, इतने पॉइंट को आप याद रखेंगे। द्वितीय सम्मेलन, तो देखिए द्वितीय सम्मेलन की डेट क्या था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। याद रखिएगा, मतलब पूछेगा कि कांग्रेस ने किस सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व भेजा था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। याद रखिएगा, इस सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट स्वयं खर्च पर शामिल हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इतने पॉइंट को आपको याद रखना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अब देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। मतलब कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। मतलब आप कह सकते हैं कि यह अंतिम गोलमेज सम्मेलन था, और कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण कोई बड़ा समाधान इसके माध्यम से नहीं निकला। मतलब कांग्रेस ने इसको बाइकआउट किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर परीक्षा फोकस शॉर्ट में आप खुद देखिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पूना पैक्ट, जो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पूना पैक्ट आप 1932 में हुआ। एग्जैक्ट डेट यदि आप याद करना चाहते हैं तो 24 सितंबर, याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को, याद रखिएगा पूना पैक्ट हुआ था, ठीक ना। मतलब आप ऐसे समझिए कि दलितों को पृथक निर्वाचन देने के खिलाफ गांधी जी ने येरवदा जेल में आमरण अनशन किया। पूछ सकता है कि गांधी जी किस जेल में मतलब आमरण अनशन किए थे, तो येरवदा जेल, याद रखिएगा। मतलब येरवदा जेल कहाँ था, पूना में। मतलब गांधी जी उस समय येरवदा जेल में थे, और गांधी जी दलितों को हिंदू समाज से ना अलग राजनीतिक रूप से बांटने के खिलाफ थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता से गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। पूछ सकता है कि किसने मध्यस्थता की, किसके सहयोग से, तो याद रखिएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मध्यस्थता से गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ। मतलब गांधी जी ने पृथक निर्वाचन के विरोध में जो आमरण अनशन शुरू किया था, उसकी समझौता कराने का जो मतलब श्रेय दिया जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनको मदन मोहन मालवीय जी को।
अब देखिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मतलब दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। मतलब एग्जैक्ट डेट 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। येरवदा जेल कहाँ है? पुणे में। हस्ताक्षर करता मतलब सिग्नेचर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय दिया था, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचिका देने का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय कब लिया गया था, तो डेट याद रखेंगे 16 अगस्त 1932 को। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और मुख्य बिंदु वही जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, आप इसे खुद देखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके प्रमुख संस्थापक का जो नाम है ना, उसको आप याद रखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी। इसका उद्देश्य क्या था, याद रखेंगे? सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करना। मतलब क्रांतिकारी संस्था था, तो उसका उद्देश्य भी यही होगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जो मेन गोल था, हथियारबद्ध क्रांति के माध्यम से हमारे भारत को स्वतंत्र कराना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, काकोरी कांड से संबंधित 1925 में हुआ था। अब देखिए, काकोरी कांड कब हुआ, डेट याद रखेंगे। मतलब कब? 1925 में। अगर एग्जैक्ट डेट याद रखना है तो 9 अगस्त याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925। वैसे ईयर ही पूछता है, लेकिन डेट भी आप याद रख लीजिए कि 9 अगस्त 1925। मुख्य क्रांतिकारी मतलब कौन थे, ठीक ना? अब देखिए, मुख्य क्रांतिकारियों का नाम याद रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह। इनका नाम आप याद रखेंगे। ये काकोरी कांड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट नेता थे लोग। घटना कब हुआ, तो देखिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन पर क्रांतिकारियों ने हल्ला बोल दिया, धावा बोल दिया। मतलब याद रखेंगे। परिणाम क्या हुआ इसका, देखिए बाद में आप देखेंगे कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए और बाद में ना फांसी भी दे दी गई। मतलब इतने पॉइंट को याद रखना है काकोरी कांड से। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन 1928 में हुआ था। मतलब याद रखेंगे गठन कब हुआ, 1928 में। मतलब यह जो संगठन था ना, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ही पुनर्गठित रूप था, ठीक ना? मतलब उसका दूसरा पुनर्गठन कह सकते हैं। इसके प्रमुख सदस्य कौन थे, नाम याद रखिएगा, पूछता है इसके प्रमुख मेंबर कौन थे। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, यशपाल, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा आदि थे, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, 8 अप्रैल 1929 केंद्रीय असेंबली में बम प्रकरण। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, 1 मिनट। अब देखिए ऐसे समझिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पूछेगा कि दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में किसके द्वारा बम फेंका गया, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। याद रखिएगा कब, तो 8 अप्रैल 1929 को। डेट याद रखना है। मतलब यह बम जानलेवा नहीं था, इसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि भाई जो अंग्रेज बहरे हो गए हैं ना, कान से पूरा बहरे, जो सुन नहीं रहे हैं, उनको सुनाना था। मतलब प्रतीक के तौर पे, मतलब इन लोगों का कहना था कि भाई हम अंग्रेजों को ना जगाना चाहते थे। मतलब बहरों को सुनाने के लिए धमाका किया गया था, ऐसा नहीं कि किसी को मारने के लिए। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम कब फेंका गया, तो 8 अप्रैल 1929 को। चाहे नाम पूछेगा तो याद रखिएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 23 मार्च 1931। अब देखिए यह क्यों इंपॉर्टेंट है 23 मार्च 1931, तो देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। डेट एकदम याद रखना है, 23 मार्च 1931। मतलब इनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की भावना को ना बहुत ही मजबूत किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब इनकी जो मतलब एक प्रकार से फांसी जो इनको दिया गया, इसके बाद देश में एक उबाल फैल गया। और यही क्विक रिवीजन ऊपर वाला आप इसको देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब 1937। अब देखिए प्रांतीय विधानमंडल चुनाव 1937, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। पूछ सकता है कितने प्रांतों में, तो 11 प्रांतों में। कांग्रेस ने बाद में 7 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए। देखिए, वैसे कहा जाता है कि 6 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, कहीं कहीं आपको मिलेगा 5 प्रांतों में ही बहुमत मिला, कहीं कहीं मिलेगा आपको 6 प्रांतों में, ठीक ना। लेकिन कांग्रेस जो सरकार बनाया ना, वो 7 प्रांतों में सरकार बनाया। मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और उत्तम पश्चिम सीमा प्रांत। मतलब याद रखेंगे कि कांग्रेस ने कहाँ कहाँ सरकार बनाया, मतलब इनके नाम को ना याद रखना है। पूछ सकता है कि कहाँ नहीं सरकार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों को राय लिए भारतीयों को शामिल करने के विरोध में कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, पूछ सकता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्यों इस्तीफा दे दिया, तो यही रीजन था कि द्वितीय इस युद्ध में हम भारतीयों से यह नहीं पूछा गया कि भैया आपको भी हम शामिल करते हैं, चाहे हमारा राय उन्होंने लेना बेहतर नहीं समझा, तो आम भारतीयों मतलब यहाँ के जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था उन्होंने अपना अपमान समझा और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। मतलब कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। सीधा डायरेक्ट फैक्ट आएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को, याद रखना है फैक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित 1739 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग विचारधारा के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब? 1939 में। ये डेट याद रखेंगे। अब नेक्स्ट एक पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ कब किया गया, तो 1740 में। एग्जैक्ट डेट 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ किया गया था। विनोबा भावे पहला सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। नाम याद रखना है, 2 सत्याग्रही को नाम याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, अगस्त प्रस्ताव 1940 से संबंधित। तो देखिए, वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को इसकी घोषणा की। किसकी? अगस्त प्रस्ताव की। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब नेक्स्ट पॉइंट, भारतीयों को युद्धोत्तर संवैधानिक प्रगति और स्वशासन की दिशा में आश्वासन दिया गया, परंतु तत्काल स्वतंत्रता नहीं प्रदान किया गया। मतलब ऐसे आप समझिए कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सहयोग चाहती थी, इसीलिए आप देखेंगे तुरंत सत्ता हस्तांतरित की बात तो नहीं की, लेकिन कहा गया कि बाद में युद्धोत्तर बाद में मतलब इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन इससे भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। मतलब सीधा सा सवाल मिलाने वाला आता है कि अगस्त प्रस्ताव कब, तो 1940। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा। इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान की मांग 1940। देखिए इसको याद क्या रखेंगे। इकबाल 1930 में इकबाल ने अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा। पूछ सकता है कि सबसे पहले अलग विचार कौन रखा, तो आप कहेंगे इकबाल ने। और 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया। मतलब पाकिस्तान नाम किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। कब, तो 1933 में। याद रखिएगा, मतलब इकबाल ने अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा था, लेकिन पाकिस्तान नाम किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट पॉइंट, 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की औपचारिक मांग कर दी। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की औपचारिक मांग की। पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में, तो कहेंगे लाहौर अधिवेशन में। कब, तो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की औपचारिक मांग की गई। उसी पॉइंट को क्विक फैक्ट्स रिवीजन के तौर पे यहाँ दिया गया है, आप खुद देखिए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखिए, क्रिप्स मिशन से संबंधित कुछ पॉइंट को देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942, मतलब मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। प्रस्ताव क्या लाया इन्होंने, तो युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस, संविधान निर्माण का अधिकार और प्रांतों को अलग होने का विकल्प। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत आए थे और उनका जो उद्देश्य था ब्रिटिश युद्ध में भारत का समर्थन चाहना, है ना। मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद बोला गया कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की शुरुआत की जाएगी
और भारतीयों को अपना संविधान बनाने का भी यहाँ पर आश्वासन दिया गया। और एक पॉइंट और भी कहा गया कि प्रांतों को अलग होने का विकल्प देने का भी एक प्रकार से प्रश्न को मतलब उठाया जाएगा या दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने तत्काल सत्ता हस्तांतरित न होने के कारण इसे एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब अस्वीकार कर दिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब कांग्रेस को लगा कि नहीं, तत्काल सत्ता हस्तांतरण नहीं हो रहा है, तो उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब स्वीकार नहीं किया। और मुस्लिम लीग भी इससे संतुष्ट नहीं हुई। मतलब एक लाइन में यदि बोलूं तो क्रिप्स मिशन से न कांग्रेस संतुष्ट हुई न मुस्लिम लीग, दोनों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब देखिए 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्ताव पारित हुआ था। गांधी जी का नारा था करो या मरो। डेट याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 से बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, मतलब करो या मरो। इसका मतलब क्या था, भैया अब स्वतंत्रता के लिए हमारा अंतिम संघर्ष है, या तो हम लेंगे या तो अपनी जान गंवा देंगे। मतलब लास्ट संघर्ष मानकर यह नारा दिया गया था, करो या मरो। और 9 अगस्त 1942 मतलब अगले दिन 8 अगस्त के बाद गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां स्टार्ट हो गई और अंग्रेजों ने इससे मतलब एक प्रकार से क्रूरता से इसको दबाने का प्रयास किया। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर कठोर कदम उठाया। नेक्स्ट, इससे संबंधित एक पॉइंट याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन से, कि अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उन्होंने, कौन, अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को एक प्रकार से प्रतीकात्मक तौर पर मजबूती देने का काम किया। और उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो चलाया। मतलब कह सकते हैं कि उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो चलाकर आम लोगों को एक प्रकार से पूरी तरीके से उद्वेलित करने का काम किया। और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी पॉइंट को क्विक रिवीजन में यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज से संबंधित। अब देखिए, आज़ाद हिंद फौज 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के प्रयास से आरंभिक संगठन बना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब कैप्टन मोहन सिंह के प्रयास से आज़ाद हिंद फौज नामक संगठन बना था, आरंभिक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। रास बिहारी बोस ने भी इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। मतलब इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि रास बिहारी बोस ने भी इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली। मतलब सुभाष चंद्र बोस पूछेगा कि इसका कमान कब संभाला, तो 1943 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई। पूछ सकता है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ किया गया, तो सिंगापुर में। कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1943 को। मतलब सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1943 को। और नारा क्या दिया गया, दिल्ली चलो। मतलब यह आज़ाद हिंद फौज का एक प्रसिद्ध नारा था, दिल्ली चलो। अब हम लोग देखेंगे सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में दिया गया था। इसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते के उद्देश्य से प्रस्ताव लाया गया। मतलब ऐसे समझिए कि यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रयास था सी राजगोपालाचारी के द्वारा, इसीलिए इसे सी राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या था, कांग्रेस लीग समझौता। मतलब इसका लक्ष्य विभाजन की समस्या का राजनीतिक समाधान निकालना था। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह का विचार दिया गया, ठीक ना। मतलब इसमें मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र था कहा गया कि वहाँ पे जनमत संग्रह पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट, जिन्ना ने इसे स्वीकार नहीं किया। गांधी जिन्ना वार्ता सफल नहीं हुई। कह सकते हैं कि जिन्ना ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। किसको, सी राजगोपालाचारी फार्मूला को। डेट भी याद रखेंगे 1944। अब बेवेल योजना से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। 1945 14 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड बेवेल योजना प्रस्तुत की। डेट याद रखेंगे, ठीक ना, कि वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा यह योजना प्रस्तुत किया गया था 14 जून 1945 को। इसका उद्देश्य क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की बात थी। मतलब तीसरा पॉइंट, हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधित्व में संतुलन का विचार रखा गया। मतलब कह सकते हैं कि कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधियों
में संतुलन स्थापित करने की बात मतलब करने का प्रयास था। अब नेक्स्ट वही चीज़ जो ऊपर हम लोगों ने देख लिया, मतलब डेट वाइज एक बार उसको देख भी लेते हैं कि 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई, नारा दिल्ली चलो, और 1944 में सी राजगोपालाचारी फार्मूला प्रस्तुत किया गया और जिन्ना ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट 1945 से संबंधित कि 14 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड बेवेल ने मतलब बेवेल योजना प्रस्तुत की। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधित्व में संतुलन का विचार था। अब हम लोग एक बार मतलब देख लेते हैं 1945 से 46 की निर्णायक घटनाओं के संदर्भ में। तो देखिए शिमला सम्मेलन 1945, देखिए 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन हुआ। याद रखिएगा कि शिमला में सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को बेवेल योजना पर चर्चा हुई। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों पर अपना दावा जताया। सहमति न बनने पर सम्मेलन यह असफल रखा। मतलब याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि सभी मुस्लिम प्रतिनिधि वही नामित करें, इसीलिए यह सम्मेलन बिल्कुल असफल हो गया। मतलब इस असफलता ने भारत के विभाजन की दिशा एक प्रकार से स्पष्ट कर दी। देखिए यहाँ लिखा भी है कि इस सम्मेलन की असफलता से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास गहरा गया था, जिससे भारत के विभाजन की दिशा और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया। कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946 को मतलब कैबिनेट मिशन भारत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा बनाने के लिए भारत आया था। याद रखिएगा, इसके सदस्य कौन थे कैबिनेट मिशन के? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या था? सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा, संविधान सभा की व्यवस्था करना। याद रखिएगा, इसने संघीय ढांचे और संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। मतलब कैबिनेट मिशन ने भारत को संघीय ढांचे में रखने का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस ने इस योजना को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक ना, याद रखिएगा। मतलब मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? अब देखिए मुस्लिम लीग ने बाद में योजना को स्वीकार कर दिया। ठीक ना, उस समय तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में इस योजना को एक्सेप्ट कर दिया, जिससे राजनीतिक संकट गहरा गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 1946 के संदर्भ में कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही, देखिए एक मुक्ति दिवस था 1939 वाला और यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, तो पूछेगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी, जिसके उपाध्यक्ष किनको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक ना, मतलब अंतरिम सरकार बनी तो उसको उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। अब देखिए ध्यान देने एक बात, कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने स्वीकार किया, पर मुस्लिम लीग ने बाद में इसे स्वीकार कर दिया, जिससे राजनीतिक संकट गहरा गया। अब देखिए वही बात यहाँ पे शॉर्ट में क्विक रिवीजन पे है, इसको आप देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, माउंटबेटन योजना से संबंधित कुछ पॉइंट। तो देखिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कर दी। ठीक ना, मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एटली था वह जून 1948 तक कहा कि सत्ता हस्तांतरण की मतलब बात हो जाएगी, मतलब घोषणा कर दी जाएगी। याद रखिएगा, मतलब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए और अंतिम वायसराय बने। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, 3 जून 1947 की योजना को माउंटबेटन प्लान कहा गया। इस योजना ने भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि माउंटबेटन योजना प्लान मतलब कब? तो 3 जून 1947 से डेट याद रखेंगे, और इसी ने एक प्रकार से ना कहीं इस योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान की जो विभाजन की प्रक्रिया थी मतलब एक प्रकार से आगे बढ़ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। डेट याद रखेंगे, कब? 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 18 जुलाई 1947 को याद रखना है कि 18 जुलाई 1947 को अधिनियम पारित हो गया। मतलब इसी दिन किस दिन?
18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनने का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, मतलब इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र डोमिनियन बनाने का एक प्रकार से कानूनी आधार दे दिया। अब स्वतंत्रता का कानूनी आधार मिल गया, मतलब भारत की स्वतंत्रता इस अधिनियम के आधार पे लागू हो गई। अब स्वतंत्रता, अब देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। नाम आप याद रखिएगा कि भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। अब पूछता है कभी कभी भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी, यह भी याद रखिएगा। एक पॉइंट यह भी याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने वाली रेखा थी। कब घोषित हुई? तो डेट याद रखेंगे 17 अगस्त 1947 को। मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने वाली रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को घोषित हो गई। मतलब आप ऐसे याद रखिएगा। अब उसी चीज़ को मैं शॉर्ट में यहाँ नीचे दे दिया हूँ, आप इसे रिवीजन कर लेंगे। मतलब आप बिंदु को, मतलब एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा देख भी चाहता हूँ। करो या मरो, आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था 8 अगस्त 1945। दिल्ली चलो आज़ाद हिंद फौज का नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। पाकिस्तान नाम दिया गया चौधरी रहमत अली द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। और भारतीयों को स्वतंत्रता कब मिल गई? तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक ना। इसी चीज़ को मतलब नीचे रिवीजन के तौर पे दिया गया है, आप इसको रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके से टोटल सब्जेक्ट को मैं आपको करा दूंगा। धन्यवाद।